गुड मॉर्निंग बच्चों अपने जो है 10th साइंस के अंदर लेसन नंबर 5 कर रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, जिसका पार्ट नंबर 5 जो है आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 जिसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना इम्पोर्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि लुईस ने जो अपने एक अम्ल और क्षार के बारे में जो संकल्पना दी थी उससे ये सारी बात क्लियर होगी कि जी अम्ल कौन से और क्षार कौन से। अपनों ने आज तक जितनी भी अवधारणाएं या सिद्धांत पढ़े थे उन सारों में क्या था, अलग अलग वैज्ञानिकों की कुछ ना कुछ कमियां रही है, परंतु लुईस ने जो अपने अम्ल या क्षार की परिभाषा दी वो सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसीलिए लुईस संकल्पना क्या रहती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और यहाँ से जो एग्जाम के अंदर भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना के अकॉर्डिंग लुईस क्या कहता है, अम्ल वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, ग्राही, और क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, त्यागते हैं। मैंने क्या बोला, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब अपने बात ये सीखनी आज नहीं, क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे बोलते हैं। लुईस ने ये तो बात बोल दी कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही वो तो अम्ल है और जो त्यागते हैं वो क्या है, क्षार है। परंतु अपने को ये बात नहीं पता एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे बोलते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म सीखने के लिए अपने को पहले क्या करना है, एक साल पीछे जाना है 9th क्लास में। 9th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और परमाणु क्रमांक पढ़ा है ना। अभी पता चल जाएगा किसको कितना याद है। इस बार एग्जाम हुए नहीं, सीधे पास कर दिए, परंतु ऐसे मौज नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे पता चल जाएगा किसको कितना याद है। मैं क्या लिख रहा हूँ, NH3। अब ये NH3 जो है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। क्या होगा, K के अंदर 2 आगे, L के अंदर 5 आगे। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ी थी जिसके अंदर अलग अलग कक्ष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। पहला कक्ष था K में अपने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैंने भर दिए 2। दूसरा कक्ष आता है L के अंदर अपने अधिकतम 8 भर सकते हैं, परंतु 7 टोटल है, 2 आगे पीछे की तरह 5, तो L के अंदर कितने आगे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाऊं क्या होगा, ये इसका नाभिक है नाइट्रोजन का। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है। ये इसके आगे बाहर वाला K कक्ष, K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 आगे। ये आ गया इसका L कक्ष, L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5 हो गए 5। क्या था, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष कौन सा है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास क्या रह जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। क्या रहती है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। जहां पर 3 कौन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ये आपस में बंध का निर्माण करते हैं। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, अपने जो है सारी चीज दोबारा सीख रहे हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अष्टक पूरा करने के लिए इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन जोड़ लिए और नाइट्रोजन क्या हो जाता है, अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, अपने अष्टक पूर्ण कर लेता है। पर लेकिन इसके बाह्यतम कक्ष में देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। अभी क्या होता है, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किए, 3 हाइड्रोजन जोड़कर बंध निर्माण कर लिए, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, खाली है। इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपने क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन। और ये एक युग्म जोड़े के रूप में, इसलिए इसे क्या नाम दिया, युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है मुक्त अवस्था में फ्री कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है।
अगर कहीं सी भी कक्ष में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसे बोलते हैं अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन, और अगर वो जोड़े के रूप में तो उसे क्या बोलते हैं, युग्म। तो मैं इस NH3 के साथ में यहाँ पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लगा देता हूँ, या तो इसे अपने बोल सकते हैं दो एकांकी इलेक्ट्रॉन, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन, या मैं इसे बोल सकता हूँ एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बात समझ में आई? दो एकांकी इलेक्ट्रॉन यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन एकांकी अलग अलग, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अपने पास एक इलेक्ट्रॉनों का क्या है, युग्म है, जोड़ा। जैसे मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, क्या ध्यान देना, ये नाइट्रोजन वाली बात समझ में आ गई, इसको साफ कर रहे हैं। मैंने लिखा H2O, H2O को अगर आप देखते हो तो ऑक्सीजन जो है ना इस प्रकार दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, या मैं क्या बोल सकता हूं इसको, चार एकांकी इलेक्ट्रॉन। किस प्रकार आएगा, सेम ऐसी, जैसे अभी मैंने नाइट्रोजन बनाया था, सेम ऐसी H2O के लिए जो है ऑक्सीजन चार एकांकी इलेक्ट्रॉन रखता है या दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में रखता है। बात समझ में आई? क्या था, H2O को आपको बनाना है। H2O के अंदर आप देखोगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इधर जो है अब मैं ये साफ कर रहा हूं, क्या आया, H2O यानी ऑक्सीजन कितना हुआ 8, K के अंदर 2, L के अंदर कितने आ गए 6, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रोटॉन होंगे, पहले कक्ष में 2 आ गए, L कक्ष में कितने 6, 1 2 3 4 5 6, क्या करता है 2 हाइड्रोजन, 6 तो आ गए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने रह गए 2 रह गए, तो ये क्या करता है 2 हाइड्रोजन जोड़ लेगा यहाँ पर, और अपने पास जो है 2 हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं H2O में। अब देखो 1 2 3 4 रह गए, तो ऑक्सीजन अपने 4 एकांक इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। तो इस प्रकार ये था एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात। अब अपने जो आज के टॉपिक पे आते हैं, लुईस संकल्पना ने क्या कहा। हाँ, ये तो बात थी पिछले साल वाली, अभी तक कुछ नई चीज नहीं सीखी, नई चीज अब सीखने जा रहे हैं। अब जो है सभी बच्चे जो है अपने आप में थोड़ा ऐसे एक्टिव हो जाओ, अगर कोई सो रहा है तो आप आंखें खोल लो, अपने कान खोल लो, क्योंकि अब जो अपने पास नई चीज जो है शुरू करने जा रहे हैं। क्या है लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना ने क्या कहा था, अम्ल वे पदार्थ होंगे जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होंगे जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में त्यागते हैं। आई बात समझे, मैं क्या लिख रहा हूं, एक A+B, और ये B एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित है। क्या होता है, ये B अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, A को दे देता है। इस प्रकार B क्या दे रहा है, A को अपने जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। B एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसने क्या किए अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, A को दे दिए, और यहाँ पर A पर जो है 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन जो है सो होते हैं। अब लुईस ने क्या कहा था, हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ग्रहण किसने किए, A ने, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, अम्ल होगा, ये अपने पास क्या होगा, अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं दे कौन रहा है, B, तो B क्या हो जाएगा, क्षार कहलाएगा। बात समझ में आई क्या, क्या था, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो तो बन गया अम्ल, जिसने दिया वो बन गया क्षार। ये बात थी लुईस के अकॉर्डिंग। पर बच्चों एक चीज और यहाँ पे नहीं, क्या चीज, क्या लुईस ने जो भी अम्ल या क्षार की परिभाषाएं बताई थी वो क्या था, कि ये कहता है अम्ल जो होंगे
वो लुईस अम्ल होंगे, और क्षार जो होंगे उन्हें अपने क्या बोलेंगे, लुईस क्षार बोलेंगे। यानी कि इसने अम्ल और क्षार के लिए जो है अपने नाम के आधार पर रख दिया कि ये तो लुईस अम्ल है और ये क्या होगा, लुईस क्षार। बात कुछ नहीं है, खाली इसने अपने संकल्पना है, उसने बात सिद्ध की थी इसलिए अपने जो है इसने अपना नाम दे दिया। पर लेकिन इसने एक चीज बात आई, ये कहता है लुईस अम्ल और लुईस क्षार को अगर अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लेंगे तो उनके बीच में बंध तो बनेगा। जब भी कोई पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो उनके बीच में आपस में क्या बनता है, बंध बनता है। इस बंध को जैसे यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच में ये बंध दर्शाया है, इस बंध को ये कहता है, ये बंध कौन सा होगा, उपसह संयोजक, उपसह यौगिक बंध, उपसह संयोजक यौगिक बंध कहलाएगा। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। लुईस अम्ल लुईस क्षार आपस में जो है इलेक्ट्रॉन का साझा कर जो है उपसह संयोजक यौगिक बंध का निर्माण करते हैं। आगे बात समझे, ये बात है अपने पास अम्ल और क्षार के लिए लुईस के अकॉर्डिंग। अब अपने इसका जो एक एग्जांपल करते हैं। ये तो मैंने सीधा बताया, अब इसका एक एग्जांपल देखो क्या है। एग्जांपल के लिए कहता है कि NH3 अमोनिया को अगर BF3 के साथ रिएक्शन करा दें, एग्जांपल कर रहे हैं अपने NH3 अमोनिया। अब NH3 अमोनिया भी मैंने बनाया था, ये जो है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, किसके साथ रिएक्शन करानी है, BF3। अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो अब यहां पर आप बोरॉन खुद बना के देख सकते हो। कैसे बनाओगे, बोरॉन परमाणु क्रमांक कितना आया, 5 आया, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष चाल के अंदर कितने आए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी रहेगी, 5, जिसमें 3 फ्लोरीन जोड़ देता है, परंतु फिर भी उसके बाद तक पूर्ण नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन की फिर कमी रहेगी। तो ये अमोनिया क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है BF3 को देता है। यहाँ पे देखना, इस प्रकार इसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, BF3 को दे दिया। तो BF3 तो बन गया लुईस अम्ल और NH3 बन गया लुईस क्षार। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अब अपने इसको अम्ल या क्षार नहीं बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल और लुईस क्षार बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो बंध बना है ये हो गया उपसह संयोजक बंध, या उपसह संयोजक यौगिक बंध। 2 यौगिकों के बीच बन रहा है तो इसलिए उसे उपसह संयोजक यौगिक बंध भी कहते हैं। तो ये बात है अपने लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल या क्षार। अब अगर आप लोगों ने एक चीज नोट किया है तो ध्यान आया होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कौन रहा है। यानी अम्ल और क्षार की अगर अपने एक और परिभाषा देखें तो यहां से नई परिभाषा प्राप्त होती है। क्या ये कहता है, जो धनायन है, क्या है, धनायन। अब धनायन कौन होगा, ये बात भी 9th क्लास की है, फिर वापस पिछले साल एक क्लास बैठ जाओ। धनायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, तो ब्रोमीन के पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन कमी थी, यानी ये क्या धनायन है। या जिसका अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, अष्टक अपूर्ण हो, वे यौगिक जो क्या धनायन है जिसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है, या जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन की कमी। बात एक ही है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी उसी का अष्टक अपूर्ण होगा, वही क्या होगा, धनायन होगा। और ये तीनों बात अपने किसके लिए कर रहे हैं, BF3 क्या था, लुईस अम्ल। तो ये क्या आ गया, अम्ल की परिभाषा आ गई। तो लुईस के अकॉर्डिंग इसने कहा था वे पदार्थ भी अम्ल कहलाते हैं जो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं, अष्टक अपूर्ण रखते हैं, वो क्या हो, धनायन हो। अब मैं इसको किसी भी तरीके से बता सकता हूं, जैसे फिर एग्जांपल लिख रहे हैं Mg+2। अब मैं लिखता हूं Mg+2, यहाँ पे क्या +2, धनायन भी है, इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी बता रहे, 2, अष्टक अपूर्ण भी, तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया,
अम्ल बन गया। इसी प्रकार Ca+2 भी क्या है, अम्ल है। या फिर अगर अपने देखें AlCl3, ये भी तुम्हारे पास क्या, ऐसे बहुत सारे। तो लुईस ने जो है ये सारे डाउट क्लियर कर दिए। कभी हाइड्रोजन है या नहीं है, जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन आयन है या नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन है या नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं तारा। ब्रोंस्टेड लोरी कहता है प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही, ये भी नहीं तारे। अगर इस पास दो कमी है तो खाली एक सिंगल परमाणु है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो अम्लीय क्षारक होगा। तो इसीलिए इस संकल्पना को सबसे क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये तो बात थी अपने अम्ल की। अब अगर मैं क्षार की और परिभाषा देखूं तो क्षार के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा सारा। क्या, जो ऋणायन है, अष्टक पूरण है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या बनेगा क्षार के लिए, क्या बनेगी अपने पास, क्षार के लिए बात बनेगा जो क्या है ऋणायन है। क्योंकि जो ऋणायन होगा वही तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अष्ट क्या है, पूर्ण है, और जो इलेक्ट्रॉन क्या है, या इसको अच्छे से लिख लो, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अतिरिक्त है, वो तुम्हारे पास क्या होंगे, क्षार कहलाएंगे। अगर आपने एग्जांपल देखें तो एग्जांपल Cl- क्या होता है, Cl- ऋणावेश रखता है, ऋणावेश रखता है तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्षार कहलाएगा। OH- ऋणावेश है तो ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, क्षार होगा। अभी अपनों ने H2O की बात की थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, क्षार है। ऐसे आप जो है और बहुत सारे अम्लीय क्षार बता सकते हैं। यानी कि अब अपने पास एक ऐसा हथियार मिल गया जिससे आप जो है किसी की गर्दन मार सकते हैं। हाँ, आप इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी को भी जो है अम्लीय क्षार बता सकते हैं। अपने को कोई लेना देना नहीं है जी को हाइड्रोजन त्यागता है या नहीं त्यागता, OH- त्यागता है नहीं त्यागता, प्रोटॉन ले रहा है नहीं ले रहा, कोई नहीं है। तो इस प्रकार लुईस ने सारी चीजें जो क्लियर करके जो है कहानी खत्म ही कर दी। कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, इसने सीधा बता दिया प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पे जो है कौन अम्ल होगा कौन क्षार होगा। तो ये था अपना आज का टॉपिक लुईस संकल्पना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अपने जो है कल से बात करेंगे लवण की, क्योंकि लवण यानी अपना ने लेसन जैसे पहले दिन बात क्या की थी, दैनिक जीवन में रसायन, लेसन का नाम क्या था, दैनिक जीवन रसायन, जहाँ पे मैंने बताया था रसायन अपने इस लेसन पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। तो अम्ल क्षार कंप्लीट हो गया, अब अपने क्या पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का अपना टॉपिक क्या रहेगा, लवण। तो आप लोग जो साथ साथ पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और इसको जो है बुक से जो रीड आउट करते रहें। तो ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक, पढ़ते रहो।